बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। माज़रत चाहता हूँ थोड़ा सा लेट हो गया आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम साहब। प्यारे बच्चों, मुझे बता सकते हैं मैंने कल की क्लास में आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 15 और 11 दिए थे, क्या था? क्वेश्चन नंबर 15 और 11 क्या था? कौन सा क्वेश्चन था? 11 था। और क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन 15 की बैलेंस शीट वेरीफाई कर ली थी हमने। क्वेश्चन 15 में बैलेंस शीट थी, क्या था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट था। ओके। क्वेश्चन 11 की बैलेंस शीट दी थी। क्वेश्चन नंबर 11 11 11 11 कहाँ है जनाब? क्वेश्चन नंबर 11 यकीनन नीचे ही होगा, ऐसा ही लग रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 की बैलेंस शीट डायरेक्ट दे दी थी या कल डिस्कस किया था? आपको समझाया था क्वेश्चन नंबर 11? समझाया था प्यारे बच्चों। कितने बच्चों ने बैलेंस शीट बनाई है और बैलेंस शीट टैली हो रही है? शाबाश, हैंड रेज करें। बैलेंस शीट टैली ना भी हो रही हो तो आपने बनाया है, काम किया है तो हैंड रेज करें। काम किया है बस आपने, ये शर्त है। काम किया है तो हैंड रेज करें, काम नहीं किया तो बिल्कुल बिल्कुल भी हैंड रेज ना करें, गलत बात है। अगर आपने काम किया है, बेशक आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, आपने आधी बैलेंस शीट भी बनाई है, अगर अगर आपने एसेट साइड भी कंप्लीट कर ली है या आपने एक्यूमुलेटेड फंड एंड लाइबिलिटीज वाली साइड कंप्लीट की है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। बट अगर आपने काम शुरू ही नहीं किया तो फिर गलत बात है, फिर आपने हैंड रेज नहीं करना। ओके जी, मेरा ख्याल है एक तो मैं तो लेट ज्वाइन करता ही करता हूँ, मुझसे भी ज़्यादा लोग लेट ज्वाइन कर रहे होते हैं क्लास को। तो मेरा ख्याल है बच्चों हम शुरू करें, ठीक है? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों जिन्होंने हैंड रेस किए, जिन्होंने काम किया हुआ। मैं उनको थैंकफुल हूँ कि आपके काम करने की वजह से मेरी हिम्मत बंधेगी आगे पढ़ाने में। तो आइए हम इस क्वेश्चन नंबर 11 की बैलेंस शीट चेक करेंगे। आप लोगों ने एक्यूमुलेटेड फंड बिफोर एडजस्टमेंट कल निकाल लिया था। उसकी फाइनल अमाउंट डिफर कर रही थी, हारिस कुछ बता रहे थे, बाकी लोग कुछ और बता रहे थे। अब बता दें ज़रा, और हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज़। हैंड डाउन कर दीजिए, और हारिस और इब्राहिम जाफरी साहब हैंड डाउन कर दीजिए सर। और एक्यूमुलेटेड फंड की फाइनल अमाउंट ओपनिंग यानी बिफोर एडजस्टमेंट, ये सब कंसीडर करने से पहले वो बता दें कितनी है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्यूमुलेटेड फंड की अमाउंट 5 लाख रुपए है। ओके जी, शुक्रिया। 5 लाख रुपए है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? खुद से सरप्लस 5 लाख में 29,000 प्लस कर दिया। अच्छा, अब सिर्फ वो हैंड रेस करें, वो बच्चे सिर्फ हैंड रेस करें जिनकी बैलेंस शीट टैली हो रही है। अब सिर्फ वो लोग हैंड रेस करें, सिर्फ वो बच्चे हैंड रेस करें जिनकी बैलेंस शीट टैली हो रही है। ओके, अगर नहीं हो रही तो इसमें कोई मुजाहिके वाली बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन बहरहाल अभी तक 3 बच्चों ने हैंड रेस किया और कहा हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है, एक्सीलेंट। अच्छा, मुझे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, तो प्लीज़ हम टाइम बचाकर अनाउंसमेंट करेंगे लाजमी, ठीक है? लाजमी करनी है अनाउंसमेंट, वरना रह गई तो फिर मैं ग्रुप पे करूंगा। ग्रुप पे अगर किसी ने सुना नहीं तो उसकी मंडे की क्लास ज़ाया हो जाएगी। तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, मैं थोड़ी देर में करता हूँ। अभी हो सकता है कुछ बच्चे और आ जाएं, क्योंकि आपकी क्लास की एक्चुअल स्ट्रेंथ ये नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं। तो अब 15 तारीख हो गई है, ये फैसिलिटी अब ख़त्म होने वाली है, यूँ समझ लें आप आसान लफ्ज़ों में। तो कहता है जनाब, द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू कॉमर्स वेलफेयर ट्रस्ट ऑन मार्च 31 2012, और ये सब डिटेल थी। और एक्यूमुलेटेड फंड 5 लाख है। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से 29,000 रुपये सरप्लस लेके 5 लाख में प्लस कर दिया। 5,29,000 रुपये कैपिटल फंड एंडिंग आ गया। मासफा आपने हैंड रेस किया है, कोई क्वेश्चन है आपके पास? शेख मोहम्मद हारिस हैंड डाउन कर दीजिए, कोई सवाल नहीं है अगर। शुक्रिया। अच्छा प्यारे बच्चों, 5,29,000 रुपये कैपिटल फंड की अमाउंट आ गई। अब लाइबिलिटी बताएं। सबसे पहले लाइबिलिटी नोट्स पे बिल 1 लाख रुपए लिखी नजर आ गई सबको। और यहाँ से लाइबिलिटी बताएं क्या है। इधर इन तीनों में से लाइबिलिटी बताएं, सबसे पहले लाइबिलिटी क्या है? जल्दी से, शाबाश। आप पार्टिसिपेट करेंगे, देखेंगे, बोलेंगे, कोशिश करेंगे तो काम बनेगा। इधर से एक ही लाइबिलिटी थी, नोट्स पे बिल 1 लाख रुपीज, ये एज इट इज कॉपी हो जाएगी। और क्या है लाइबिलिटी? बेटा पॉइंट 1 भी तो गौर से देखो ना, फटी हुई आंखों से मेरा बच्चा। पॉइंट 1 में नजर नहीं आ रही?
क्या ये सब्सक्रिप्शन फी रिसीवेबल लाइबिलिटी है? आपने कहा नहीं सर, ये तो हमारा एसेट है ना। लेकिन फिर कहा सर आगे लिखा है रिसीव इन एडवांस, वो जो सब्सक्रिप्शन के पैसे हम एडवांस ले चुके हैं, इसका मतलब है वो पैसे एडवांस लिए हैं, अभी कमाए नहीं है, वो पैसा है हमारी लाइबिलिटी। एग्री करते हैं आप इस बात से? तो आप सबने एडवांस सब्सक्रिप्शन या अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन, अंग्रेजी आपकी मर्जी है, जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन या एडवांस सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आपने लिखा लाइबिलिटी में। तीसरा दूसरा नाम नोट्स पेबल पहला, दूसरा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस या एडवांस सब्सक्रिप्शन या अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन, 5,000 रुपए लिखा। उसके बाद तीसरी लाइबिलिटी आपने लिखी एक्रूड टैक्सेस। एक्रूड टैक्सेस का मतलब टैक्स अदा करना वाजिब है, 2,000 रुपए लिख दिया। और कोई लाइबिलिटी मुझे तो नजर नहीं आ रही। तो लाइबिलिटी का सम कितना बना मेरा बेटा? 1,07,000। एग्री? लाइबिलिटी का सम पूछा है 1,07,000 और 5,29,000 कैपिटल फंड। 5,29,000 वो और 1,07,000 ये, कितना बन गया? 6,36,000। अगर आप गौर से देखें तो आपको ये लिखा नजर आ रहा होगा यकीनन। सर ये क्या बनाया हुआ है आपने? बेटा ये बैलेंस शीट बनाई हुई है मेरा बच्चा। अगर आप चाहते हैं इस बैलेंस शीट को मैं बड़ा करके शो करूं तो कर देता हूं, ये लीजिए अभी शो कर देते हैं आपको। ये लीजिए प्यारे बच्चों, अब नजर आ रही है आपको? 5,29,000 एक्यूमुलेटेड फंड एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज और एक्यूमुलेटेड फंड, कैपिटल फंड एंडिंग, लाइबिलिटीज ये 6,36,000 इस साइड का सम बना। आइए अब दूसरी साइड पे चलते हैं जल्दी से। अब बताइए आपने सबसे पहले क्या लिखा? सबसे पहले लिखा लैंड। लैंड हमारा नॉन करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, और लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं होता, एज इट इज लिखा जाता है, ऐसा ही है ना। लैंड की अमाउंट सब बच्चों ने 2 लाख रुपीज लिख दी। आइए चेक करते हैं साथ साथ, लैंड की अमाउंट 2 लाख रुपीज। ओके आगे बढ़ते हैं। लैंड के बाद हमारा दूसरा फिक्स एसेट है बिल्डिंग। बिल्डिंग की अमाउंट है 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज की बिल्डिंग, और इसके ऊपर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन हुआ हुआ है, यानी इसका एक ऑलरेडी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है जिसका नाम है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग। ये बिल्डिंग की वैल्यू को क्या करता है प्यारे बच्चों? आपने जवाब दिया, ये बिल्डिंग की वैल्यू को करता है कम। तो यानी ये, और ये बिल्डिंग 3 लाख में से 10,000 लेस होगा, लेकिन हमने एडजस्टमेंट में देखा हमें डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पर और नजर आया 10,000। इसका मतलब है साल के आखिरी दिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और रिकॉर्ड होगा जो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू को 10,000 रुपए से और कम करेगा। क्लियर? तो क्या करें सर इसका? तो ऊपर जो डेप्रिसिएशन है उसमें ये 10,000 रुपए और क्या कर लें? प्लस। सर क्यों प्लस कर लें? भाई डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने आपको बताई थी या नहीं? ईमानदारी से बताएं मुझे पहले, सच सच। इक्विपमेंट के बाद सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल नहीं, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हमारा करंट एसेट होती है प्यारे भाई हारिस। डेप्रिसिएशन की एंट्री बताई थी मैंने, कोई बच्चा बता सकता है डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री सुनाई थी मैंने क्लास में आप लोगों को? लिख के भेजें, बताएं, अनम्यूट करके बोलना चाहते हैं तो मुझे बताएं, हैंड रेस करें, मैं आपको अलाउ करता हूँ। चलें सबको अलाउ कर दिया, कोई बच्चा अनम्यूट करके जवाब देना चाहता है तो दे दे जवाब, अनम्यूट करके जवाब दे दे अगर कोई देना चाहता है। सबके पास अनम्यूट करने की अथॉरिटी है, अगर चाहें तो अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। नहीं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इब्राहिम जाफरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद माज ने भी कोशिश की, मासफा ने भी कोशिश की, लेकिन इब्राहिम की कोशिश टिका के थी बिल्कुल। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना नहीं है, वो बन चुका है। दूसरा अकाउंट कौन सा बोल रहे हैं? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ये वाले अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के नेचर कॉन्ट्रा एसेट, और जो एंट्री में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आ रहा है वो भी कॉन्ट्रा एसेट। ये क्रेडिट में है 10,000 क्योंकि कॉन्ट्रा एसेट है, तो ये भी कहाँ, इस एंट्री में भी 10,000 रुपए का आएंगे क्रेडिट में। ये ऑलरेडी 10,000 क्रेडिट में, ये वाला 10,000 भी क्रेडिट में आएगा, टोटल हो गया 20,000। क्या आपको समझ आया? तो इसका मतलब है बिल्डिंग लिखकर 3 लाख, उसमें से 20,000 अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे बिल्डिंग का, तो हमारे पास बिल्डिंग की फाइनल वैल्यू आएगी। चेक कीजिएगा प्लीज, बिल्डिंग लिखा 3 लाख, इसमें से लेस किया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 10-10 लिख के दिखाया, 20,000 आ गया। 3 लाख में से 20,000 माइनस किया, 2,80,000 आया। एतराज? उसके बाद हमने कहा, उसके बाद हमने कहा, क्या कहा भाई, हमारे पास और क्या चीज है? इसके बाद है इक्विपमेंट 50,000 का। इक्विपमेंट पर पहले से कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन सवाल में कहा हुआ है इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन हुआ कितना? 5,000। इसका मतलब है
एंट्री बनी होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, इक्विपमेंट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखने का फायदा नहीं है क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन चुका है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जरूर लिखेंगे, इक्विपमेंट भी लिखेंगे। तो इक्विपमेंट ऑलरेडी 50,000 का था तो 50,000 का ही लिखा, लेकिन उसकी वैल्यू कितने रुपए कम हो चुकी है, उसकी वैल्यू कितनी कम हो चुकी है? आपने जवाब दिया 5,000, तो 5,000 को किस अकाउंट में लिखूं? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। चेक करें, इक्विपमेंट 50,000 लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 10, गलत लिख दिया मैंने, ये ऊपर वाला कॉपी हुआ हुआ है। इस 10,000 को डिलीट कर देते हैं। ये तो एज इट इज 5 आ गया ना, सही है, ये तो एज इट इज 5,000 आ गया, सही है। ये 5,000 कैसे आया? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो इस एंट्री से 5,000 रुपए है वो वाला डेप्रिसिएशन आया, राइट। अच्छा जी, इसके बाद नॉन करंट एसेट कंप्लीट, और कोई नॉन करंट एसेट नहीं। अब करंट एसेट की बारी। करंट एसेट में सबसे पहले हम लिखेंगे अगर हमारे पास कोई प्रीपेड है, फिर रिसीवेबल्स लिखेंगे, फिर उसके बाद बैंक और आखिर में कैश, सही है। तो बताओ सबसे पहले कोई प्रीपेड है? जवाब दो, प्रीपेड है सबसे पहले, प्रीपेड है सबसे पहले कोई? आपने कहा जी सर प्रीपेड सैलरीज है 6,000, ठीक है। तो हमने कहा ओके प्रीपेड सैलरीज लिखना चाहिए उसूलन पहले। ये देखो प्रीपेड सैलरीज लिखा नजर आया। सर कैसे आया ये? बेटा ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता तो मैं 6,000 से खर्चे को कम करता, लेकिन आज मुझे खर्चा कम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन चुका है। लेकिन क्वेश्चन 2, 3, 4 में याद रखना हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाना है और बैलेंस शीट भी साथ साथ बनानी है। तो ये तुम्हारी कमांड बनाने के लिए बेहतरीन सवाल है। आगे चलो बेटा, समझ आ गई ये वाली बात? अच्छा, उसके बाद, उसके बाद क्या लिखा है? सब उसके बाद प्रीपेड के बाद मैंने कहा कोई रिसीवेबल हो तो वो लिखना है। तो रिसीवेबल किस नाम से? यहाँ तो कोई रिसीवेबल नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ यहाँ रिसीवेबल जरूर है। सब्सक्रिप्शन फी 45,000 रुपीज हम पर लेना वाजिब है, यानी ये हमारा रिसीवेबल है, ये हमारा एसेट है, और एसेट है तो इसका मतलब है बैलेंस शीट में लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 45,000 रुपीज। 45,000 सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, समझ आया? नहीं बेटा गलत नहीं होगा जोया, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, गलत नहीं होगा, लेकिन आइडियली ये सीक्वेंस है मेरा बेटा कि हम सबसे पहले लिखते हैं प्रीपेमेंट्स, फिर हम लिखते हैं रिसीवेबल्स, फिर हम लिखते हैं बैंक, और सबसे आखिर में आता है कैश। ये कंपनी अकाउंटिंग का रिकमेंडेड फॉर्मेट है, यानी ये आसान लफ्जों में यूं समझ लें कि इस इदारों के लिए ये रिकमेंडेड फॉर्मेट है कि इसमें आप इस अंदाज से लिखें। क्लियर? गलत नहीं होगा, नंबर नहीं कटते, लेकिन हाँ कोई बहुत ही खड़ूस टीचर होगा तो नंबर काट भी सकता है माजरत के साथ। ओके, लेकिन आपका टोटल मैच होगा अल्लाह के हुक्म से, सही है। अब अगर कोई बच्चा खुदा ना खास्ता इक्विपमेंट को यहाँ लिखने के बजाय करंट एसेट में लिख दे तो टोटल तो उसका भी मैच होगा ना, लेकिन अब उसके नंबर कटेंगे। क्या ख्याल है ना? समझ आ गई ना मेरी बात? चलो ओके गुड है। अब इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के बाद हमें और कोई रिसीवेबल नजर नहीं आ रहा है, प्रीपेड ऑलरेडी लिख चुके हैं। हमने कहा इसका मतलब है अब और कोई एसेट यहाँ नहीं है, तो बस बैंक लिख दूं और कैश लिख दूं। तो बैंक 40,000, बैंक 40,000 रुपीज। क्या बैंक 40,000 डायरेक्ट लिख दूं? जी सर लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे डाले ही नहीं है। तो बैंक का बैलेंस 40,000 रुपीज है, सही है। 40,000 समझ आता है। उसके बाद कैश का बैलेंस 20,000 है, और कैश ना कहीं आया ना गया, और ये ऑलरेडी मार्च 31 को बैलेंस है, तो कैश 20,000 रुपए ये लिखा हुआ है। सारे करंट एसेट आपस में प्लस किए, ये करंट एसेट का समय 1,11,000, ये फिक्स एसेट का समय 5,25। तो प्यारे बच्चों दोनों तरफ 6,36,000 बैलेंस आ चुका है। समझ आई? सर आपने कल की क्लास नहीं ली मास साहब? मास साहब आपने कल की क्लास नहीं ली? मैंने उसमें बताया था ये कि ये कैसे आएगा 5 लाख रुपए, ये वाले 5 लाख रुपए। क्यों बच्चों, ये मैंने बताया था या नहीं? 5 लाख रुपए कैसे आएगा? हैंड रेस करके जरा बताइएगा ताकि मास साहब को यकीन आ जाए। वो कह रहे हैं उन्होंने कल क्लास ली थी, लेकिन वो पूछ रहे हैं। अब ये 1 मिनट की बात होती तो मैं जरूर बता देता, टाइम लग जाता है प्यारे भाई। आप कल का रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, माजरत चाहता हूँ, देर लग जाएगी, या व्हाट्सएप पे मुझसे अलग से पूछ लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा।
आई होप सारे करंट एसेट आपको लिखने का तरीका समझ में आ गया। ये टोटल करंट एसेट है, ये टोटल फिक्स एसेट है, दोनों प्लस हो गया 6,36,000, और करंट एसेट और कैपिटल फंड और लाइबिलिटीज का सम भी 6,36,000 रुपीज है। कोई एतराज? बच्चों बैलेंस शीट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से टैली हो रही है, ठीक है। चलें, अब इसके अलावा और कोई काम दिया था, जल्दी बताएं, शाबाश। इसके अलावा और कोई काम दिया था? हाँ बेटा बिल्कुल आएगा फर्क। ये बताएं मैंने अगला काम क्या दिया था शेख मोहम्मद हारिस साहब, ये तो बताएं जल्दी से। क्वेश्चन 5 से पहले क्वेश्चन 4 करवा दूं, पहले ये तो बताओ काम क्या दिया था भाई। बोल ही ना रहा कोई, मैंने काम क्या दिया था भाई, ये तो बता दो। बस एक यही सवाल था और कुछ नहीं था, बस यही दिया था। ओके, अगर मैंने यही दिया था तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, क्वेश्चन 11 भी हो गया, क्वेश्चन 11 15 हो गया, 9 हो चुका है, 10 हो चुका है, 16 और ये भी हो चुका है। 15 के बाद 11 भी हो गया, क्वेश्चन 7। 7 की बैलेंस शीट भी टैली हो चुकी है ना? 7 की बैलेंस शीट टैली है ना बच्चों? 6 की बैलेंस शीट टैली है? 6 की बैलेंस शीट टैली है? क्वेश्चन 5 मैंने होमवर्क दिया ही नहीं था, अब 3 ही सवाल बचे, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 3। और क्वेश्चन 1 नहीं करना आपने, और क्वेश्चन 2 कर लीजिएगा, सेम है। 4 3 2 ये 3 आपके होमवर्क बन गए। 5 4 3, 5 4 3 और 2 कर चुके हैं, है ना? 2 कर चुके हैं ना बच्चों? 5 4 3 होमवर्क बन गए, 5 4 और 3 होमवर्क बन गए। सही है? 3 किया है, 2 किया है, कौन सा किया हुआ है भाई बता दो यार तुम लोग तो। 5 4 3, हाँ सही है। 5 4 3 3 सवाल आपका होमवर्क है। 5 4 3 2 हम कर चुके हैं, 1 हमने करना नहीं है। अच्छा अब सुने मेरी बात, क्वेश्चन 5 में एक चीज बता देता हूं मैं आप लोगों को, वो मिस्टेक करेंगे बच्चे और सबके पास बैलेंस शीट टैली नहीं होंगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जवाब भी हो सकता है गलत हो रहा हो, बैलेंस शीट भी टैली नहीं होगी। सही है? होमवर्क सुन लिया आप लोगों ने? क्या क्या होमवर्क है? क्वेश्चन नंबर 5 4 और 3, बस ये चैप्टर फिनिश। अब अगली क्लास में मैं ये सिर्फ वेरीफाई करवाऊंगा, अगर जल्दी से वेरीफाई हो जाएगा तो मैं फिर नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। अच्छा अब ना हमारे पास टाइम अभी है तकरीबन, मैं आपको इतनी देर ये बताता हूँ, जैसे ही 10 मिनट रह जाए आखिरी तो मुझे बताना, मुझे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। अच्छा अब देखो बच्चों, जब तुम इस सवाल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे क्वेश्चन 5 का, सही है, तो मैं 30 30 बोलूं? हाँ 2 किया हुआ है, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, मैं 30 30 बोलूं? मैं तेज तेज बोलता हूँ, जहां जो बात समझ में नहीं आए प्लीज बोल देना भाई, वरना काम खराब हो जाएगा। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, सबसे पहले आपने सब्सक्रिप्शन की अमाउंट लिखी है इनकम में, 80,000 रुपए वो अमाउंट है जो आप ले चुके हैं, जिसे आप अपनी इनकम समझते हैं। आप कौन से ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं? आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं 2006 का, याद रहे कौन से ईयर पे काम कर रहे हैं, 2006 पर। अब अगर आप ऊपर जाके देखें तो ये पैसे यकीनन कौन से ईयर में मिले होंगे, 2006 में मिले होंगे। 2006 में आपने सब्सक्रिप्शन के 80,000 रुपए लिए, राइट? अब वो बोल रहा है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, कौन सी सब्सक्रिप्शन में शामिल है? वही जो ऊपर ले चुके हो, 80,000 रुपए, 80,000 रुपए में शामिल है। कितने रुपए बोलो? 2,000 रुपए। कौन से ईयर के शामिल है बोलो? बैठे कौन से ईयर में हो बच्चों? जल्दी जल्दी जवाब देना है तुमने, वरना फिर तेज कैसे चलूंगा। बैठे हो 2006 में, और ये पैसे लिए हैं 2005 के, तो इसका मतलब है ये पैसे हम पर लेना, ये पैसे हम पर लेना वाजिब है? वाजिब है? वाजिब नहीं है? वाजिब था। ये साल के पहले दिन हम पर ये पैसे लेने वाजिब होंगे, 2006 के पहले दिन। ये आपको पूरे साल का डेटा दिया हुआ है। 2006 में जो 80,000 रुपए मिले, उस 80,000 रुपए में शामिल हैं कितने रुपए? 2,000 रुपए, जिसका ताल्लुक कौन से साल से?
2005 से, इसका मतलब है 2005 के 2000 रुपए लेने का राइट हमारे पास 2006 के पहले दिन होगा या नहीं? तभी तो हमने 2006 में पैसे लिए हैं। अगर राइट नहीं होता तो कैसे लेते पैसे? अब जो बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा वो नहीं समझ पाएगा, ये आसान नहीं है, मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको। चाहे कितना ही अच्छे से आप मेहनत से पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप फोकस नहीं है आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार फिर कोशिश करूंगा अल्लाह के हुक्म से। हम बैठे हैं 2006 में, अगर 2006 में मुझे 2005 के पैसे मिल रहे हैं, इसका मतलब है मुझे 2005 में वो पैसे मैंने कमाए थे, बट वो मुझे 5 में मिले। अगर वो मुझे नहीं मिले थे 5 में, तो वो मेरे पास 5 के एंड पर वो पैसे लेने का राइट आ गया था। राइट है नहीं, राइट आ गया था। और 5 के एंड पर वो पैसे लेने का राइट था। 2006 के पहले दिन भी वो पैसे लेने का राइट था हमारे पास। तो क्योंकि साल के दौरान हमने वो पैसे ले लिए, 10,000 कितने रुपए, 2000 रुपए, कौन से ईयर के, 2005 के, तो इसका मतलब है 2000 रुपए लेने का राइट हमारे पास से चला गया। बट ये राइट हमारे पास था, कब था, ये इंपॉर्टेंट बात है खुदारा। ये राइट हमारे पास कब था, ये इंपॉर्टेंट बात है खुदारा। ये राइट हमारे पास कब था? 2006 के पहले दिन। एक्सीलेंट, जबरदस्त मासफा, खुश रहो मेरा बेटा। 5 में नहीं शहीर भाई, 5 में तो था, लेकिन 5 में पैसे नहीं मिले थे ना। तो पैसे कब मिले? 2006 में। तो क्या 2006 के पहले दिन ही मिल गए, जनवरी 1 को हैप्पी न्यू ईयर बोलने आया और पैसे देके चला गया? नहीं ना भाई। तो इसका मतलब है 2006 के पहले दिन भी आपके पास 2005 के पैसे लेने का राइट था, लेकिन 2006 के दरमियान आपको कितने रुपए मिल गए? 2000 रुपए, जो कि बिलोंग करते थे 2005 से, और आप वो पैसे ले चुके हैं। तो इसका मतलब है ये 2000 हमारी इस साल की इनकम, ये 2000 रुपए हमारी इस साल की इनकम नहीं है। एक्सीलेंट। और ये और ये 2000 रुपए हमने कमाए थे 2005 में, तो इसे 2005 की हम ऑलरेडी कह चुके होंगे इनकम। बट ये 2005 में हमें मिले नहीं थे, ये 2005 में हमारे पास पैसे लेने का राइट था। 2005 में ये पैसे हमारे पास लेने का राइट था, और हमने 2006 में ये पैसे रिसीव कर लिए। क्लियर? बात समझ आ रही है बच्चों? तो 2006 में भी ये पैसे कब लेने का राइट था हमारे पास? साल के पहले दिन। साल के आखिरी दिन ये पैसे लेने का राइट नहीं है, सही है, बट साल के पहले दिन ये पैसे लेने का राइट था। क्लियर है? ईमानदारी से बताएं वरना फायदा नहीं होगा। सही है। अच्छा, 82,000 क्यों लिख के भेजा तुमने शेख मोहम्मद हारिस? अनम्यूट करके बताओ 82,000 क्यों लिखा है? मुझसे आगे चल रहे हो? अच्छा, अभी बताता हूँ बेटा, सबर कर जाओ यार, तुम शराफत से मेरे साथ पढ़ लो। 80,000, 80,000 माइनस 2,000, एतराज? ओके। माशवा अभी आगे नहीं चलो प्लीज, मुझसे मेरे साथ चल लो फिलहाल। मैंने ना तुम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है तुम में से कुछ लोगों ने इसको समझने की कोशिश नहीं की होगी। बेटे, हम बोल रहे हैं 2006 के पहले दिन हमारे पास ये पैसे लेने का राइट है। 2006 के पहले दिन, साल के पहले दिन हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है। आपको मैंने जो पिछले सवाल पढ़ाया ना सब्सक्रिप्शन इन एरियर वाला, वहां मैं बोल बोल के थक गया था ये बात, और यहाँ पर भी वही बात कह रहा हूँ, और मुझे पता है फिर भी गलती करेंगे लोग। कमिंग मंडे को दिखा देंगे हम आपको। सब्सक्रिप्शन में 2000 रुपए शामिल हैं जो 2005 से बिलोंग करते हैं, ये मिले 2006 में, तो ये ना हमारी इस साल की इनकम है। अच्छा भाई, अब बच्चों 3000, मासवा 3000 के पीछे क्यों पड़ गई तुम फास्ट जा रही हो फास्ट ट्रैक पे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा फास्ट ट्रैक पे, अभी मेरे साथ स्लो स्लो चलो। अच्छा जी, 80,000 में से 2000 माइनस हो गए क्योंकि ये 2005 के पैसे हैं, लेकिन ये पैसे मेरे पास 2006 के पहले दिन लेने का राइट था, रिमेंबर। ओके नेक्स्ट। और 1000 रुपए इसी के अंदर शामिल हैं जो कि कौन से ईयर के हैं? 2007 के। ये भी इसके अंदर शामिल है, और ये हैं 7 के, लेकिन ले अभी लिए, तो ये भी इस साल की इनकम, ये भी इस साल की इनकम नहीं है, तो इसे भी करेंगे माइनस। अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन, एग्जैक्टली। अब इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? ये 2000 रुपए, ये 2000 रुपए हमारे पास 2006 के पहले दिन लेने का राइट था, और 6 के दरमियान हमने रिसीव कर लिए। एग्री?
लेकिन ये पैसे हमने 2007 वाले 2006 में लिए हैं, और ये पैसे इस साल इनकम नहीं है लेकिन ले चुके हैं, तो ये पैसा हमारी क्या है? तो ये पैसा हमारी क्या है? यकीनन आपका जवाब होगा लायबिलिटी। तो क्या ये लायबिलिटी साल के पहले दिन थी? लायबिलिटी बेटा इनकम नहीं, मास मेरा बच्चा, ये पैसे आपने साल के दौरान लिए हैं, और ये 2007 के पैसे हैं, और तुम 6 में बैठे हो मेरा बेटा, 6 पे काम कर रहे हो। 6 में तुम इस महीने बैठ के जनवरी 2021 की फीस ले लोगे, कोई बात नहीं, मास लायबिलिटी है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, तो ये पैसा फिर लायबिलिटी है, और ये पैसा हमारा रिसीवेबल था। ये रिसीवेबल कब था? ये रिसीवेबल कब था? है नहीं, कब था? ये है नहीं, ये था। क्यों? क्योंकि ये पैसे हमने 6 में ले लिए, 5 में नहीं था। इसका बेवकूफ, सारे गलत बोल रहे हैं, इडियट्स। भाई 5 में कहां से था? मैं 6 पढ़ा रहा हूं, तो 5 क्यों देखूंगा मैं? ये 5 के पैसे मैं 6 में ले रहा हूं। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड का मतलब समझते हो अंग्रेजों? ये जो 6 में पैसे लिए हैं, सर कहां लिखा है 6? ये देख लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 6 का बना रहे हैं, तो ये 6 की रिसिट और पेमेंट है सारी। तो 6 में 80,000 रुपए लिए, इस 6 के पैसों में शामिल हैं, इस 6 के पैसों में शामिल हैं कितने रुपए शामिल हैं? 2,000 रुपए, जो कौन से ईयर से बिलोंग करते हैं? 5 से। अबे तो भाई ये 5 वाले पैसे हमारे पास लेने का राइट था, तभी तो 6 में मिले ना। तो ये राइट हमारे पास कब था? 2006 में। कब था? साल के आखिरी दिन। 2006 में साल के आखिरी दिन होगा ये राइट हमारे पास। ये राइट कब था हमारे पास? इतनी देर से यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये राइट हमारे पास था साल के पहले दिन, 2006 के पहले दिन ये राइट था। जबकि ये 2007 वाले पैसे जो हमने 2006 में लिए, ये पैसे तो हमारी लायबिलिटी हैं। ये लायबिलिटी कब है? अब ये लायबिलिटी कब तक है? हम 2006 पे काम कर रहे हैं, याद रखना। क्या ये 2006 के पहले दिन हमारी लायबिलिटी है? ये लायबिलिटी 2006 के, ये लायबिलिटी 2006 के एंड पर है, साल के आखिरी दिन है। यानी जब तुम बनाओगे बैलेंस शीट, क्या बोला? जब तुम बनाओगे बैलेंस शीट, तो अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन लिखोगे 1,000 रुपए, एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखोगे 1,000 रुपए लायबिलिटी में। सर ये नहीं लिखना, क्यों लिखें? नन्हे बनने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें क्वेश्चन 15 पढ़ाया, मैं बार बार उस पर नहीं जा सकता, टाइम वेस्ट होगा। खुद ही जाके देख लो क्वेश्चन 15, उसमें सब्सक्रिप्शन इन एरियर था। याद करो, मैंने उसके बारे में इतनी मेहनत से तुम्हें समझाया था कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर, ये बिल्कुल ऐसा ही है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर 2005 के पैसे 6 में मिल रहे हैं, तो 6 में हमारे पास ये पैसे लेने का राइट था। कब था? साल के पहले दिन। 5 में ही राइट ये आया। राइट कब था? 5 के आखिरी दिन ये राइट आ गया था। लेकिन 5 में तो पैसे मिले नहीं थे, मिले 6 में है, तो ये राइट हमारे पास 6 के पहले दिन भी था। बट साल के दौरान जब ये पैसे 80,000 रुपए में हमें 2,000 रुपए शामिल होके मिल गए, तो अब ये राइट साल के आखिरी दिन हमारे पास, ये राइट हमारे पास साल के आखिरी दिन नहीं है। अल्लाह के हुक्म से याद रहेगा बेटा। बैलेंस शीट सही बना लोगे अल्लाह के हुक्म से, अगर लेक्चर को याद रखा। खुदारा अगर तुम्हारी बैलेंस शीट टैली ना हो रही हो, तो प्लीज 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 रिकॉर्डेड लेक्चर देख के फिर बैलेंस शीट बनाना। अल्लाह के हुक्म से जरूर टैली हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये 3 ही पॉइंट है जो मुझे समझाने हैं, बस मुझे इसके अलावा कुछ नहीं समझाना। ये आखिरी पॉइंट है जब मैं समझा रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्रूड इंटरेस्ट इनकम, ये सब आपको आता है। एक्रूड सब्सक्रिप्शन 5,000 फॉर द ईयर 2006। अबे क्या मजाक है, 5 की बात भी कर रहा है, 7 की बात भी कर रहा है, और 6 की बात भी कर रहा है। ये तो पुरानी बात है बेटा। हम बैठे हुए भी 2006 में, और वो कह रहा है 2006 के 5,000 रुपए हम पर लेना वाजिब है। इसका मतलब है ये पैसे हमने कमा तो लिए, लेकिन अभी मिले नहीं है। कब तक नहीं मिले? बोलो, कब तक नहीं मिले? कब तक नहीं मिले? तो जिस तरह 5 के पैसे 6 में मिले, इस तरह ये 6 के पैसे कब मिलेंगे? यकीनन 7 में मिलेंगे। लेकिन हमें 7 से कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि ये पैसे हमने कमाए कौन से ईयर में है। ये सब्सक्रिप्शन हम पर लेना वाजिब कौन से ईयर में हुई है? तो ये हमारी इस साल की क्या है? ये हमारी साल की इनकम है। ये अमाउंट ऊपर 5,000 रुपए जाके 80,000 में हो जाएगी ऐड। 82,000 आपके क्लासमेट मुझे चीख चीख के जवाब बता रहे थे, चैट पे लिख लिख के भेज रहे थे, लेकिन मैं उनको एग्री नहीं कर रहा था, क्योंकि वो मुझसे तेज चल रहे थे और मैं हल्के चल रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं बच्चों को पढ़ा के दम लूंगा। अल्लाह करे आपने मेरी बात को गौर से सुनाओ, समझाओ। सुन लिया, समझ लिया, एक्सीलेंट। नहीं समझा तो नुकसान है, रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार दोबारा देखना। इतनी लंबी बात रिपीट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब काम की बात क्या है?
क्वेश्चन 15 पे लेके नहीं जा सकता माजरत के साथ, टाइम नहीं है, या लेके जाऊं? ये लो, ले आया भाई। और क्या याद करोगे? ये क्वेश्चन 15 है। 15, हाँ। ये भी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, याद आया? ये भी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है। कल बार बार समझा रहा था, खुदारा कल का लेक्चर भी देख लेना तुम लोग। लेक्चर देखना बुध मंगल का और बुध का, फिर अपना काम करना। ये भी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है और ये भी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है। ये है साल के पहले दिन, ये है साल के आखिरी दिन। तो अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो कौन सा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लिखेंगे? आपने बोला था साल के आखिरी दिन वाला, याद आया? अब इस क्वेश्चन को देख लो जो अभी हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन 5। ये भी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है। 2005 के पैसे है ना, 6 में मिले, तो ये 5-6 के पहले दिन ये पैसे लेने का हमारे पास राइट था। और ये 6 में पैसे 6 में कमा लिए लेकिन मिले नहीं है। ये राइट हमारे पास 2006 के, ये राइट हमारे पास 2006 के आखिरी दिन भी है। तो ये वाली अमाउंट बैलेंस शीट में आएगी ना, या नहीं? समझ नहीं आया शायद। ये वाली अमाउंट बैलेंस शीट में आएगी या नहीं बच्चों? आएगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वाली अमाउंट बैलेंस शीट में, ये वाली अमाउंट बैलेंस शीट में, ये वाली अमाउंट बैलेंस शीट में ऊपर वाली नहीं आएगी। रीजन, ये तो हम साल के दौरान ले चुके हैं। ये 5 के पैसे हैं, 6 के पहले दिन भी ये पैसे हम पर लेना वाजिब था, लेकिन 6 के दरमियान हमने हमने इसे रिसीव कर लिया। तो अब ये पैसे तो हम पर लेना वाजिब नहीं। और बैलेंस शीट हम कब बना रहे हैं देखना जरा, बैलेंस शीट कब बना रहे हैं बोलो? बैलेंस शीट कब बना रहे हैं? साल के आखिरी दिन। इसका मतलब है ये पैसे 2000 बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, लेकिन 5000 जरूर आएंगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के नाम से। आउटस्टैंडिंग सैलरी और एक्रूड इंटरेस्ट इनकम के बारे में मुझे कुछ नहीं समझाना, इसके बारे में 2 जुमले कह देता हूँ। स्पोर्ट्स गुड्स, बुक्स और इन्वेस्टमेंट, याद रहे ये तीनों हमारे नॉन करंट एसेट हैं। क्या बोला जी? बिल्कुल अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, बेफिक्र रहें। मैंने कहा स्पोर्ट्स गुड्स, बुक्स और इन्वेस्टमेंट, ये तीनों हमारे नॉन करंट एसेट हैं। होमवर्क बता चुका हूँ 543। गलत सही से डरना नहीं है, तीनों सवाल करने हैं अल्लाह के हुक्म से। बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, सर इमरान करवाएंगे, परेशान मत हो, लेकिन करना है, काम करना है अल्लाह के हुक्म से। ये तीनों क्या है प्यारे बच्चों? जल्दी जवाब दो। नॉन करंट एसेट, स्पोर्ट्स गुड्स, बुक्स, इन्वेस्टमेंट। और क्या हो रहा है? पहले से स्पोर्ट्स गुड्स इतनी थी, हमने स्पोर्ट्स गुड्स और खरीदी, दोनों को प्लस करके बैलेंस शीट में लिखोगे। एग्री? डेप्रिसिएशन नहीं है आज सवाल में। बुक्स पहले से 10,000 की थी, बुक्स हमने और खरीदी 16,000 की, 26,000 रुपए बुक्स नॉन करंट एसेट में लिखोगे। पहले से इन्वेस्टमेंट 12,000 थी, इन्वेस्टमेंट हमने और की 20,000 रुपए हमने और इन्वेस्ट किए, इन्वेस्टमेंट हो गई 20 और 12 32,000। मैंने आपको बैलेंस शीट के बहुत सारे फैक्टर तो वैसे ही बता दिए जुबानी, इससे ज्यादा और क्या बताऊं? उसके अलावा बाकी करंट एसेट, अब इसमें रिसिट एंड पेमेंट बना हुआ है, कैश का ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है और कैश का एंडिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे बेटे तो तुम्हें सबसे पहले कैपिटल फंड पता होना चाहिए। एग्री? क्या पता होना चाहिए? कैपिटल फंड। एग्री? कैपिटल फंड ओपनिंग, सर वो तो है ही नहीं। तो ओपनिंग एसेट नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, और एक और है, अगर वो तुम बताओगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। 1 2 3 नजर आ रहे हैं, और एक 4 कैश का ओपनिंग बैलेंस। एक और है, अगर वो बताओगे तो एक्सीलेंट हो जाएगा। एसेट, और सिर्फ एसेट ही आज लाइबिलिटी है ही नहीं, तो एसेट का सम इक्वल टू कैपिटल फंड ओपनिंग। एक भी जवाब नहीं आया अभी तक मेरे पास, इसका मतलब है किसी को भी समझ में नहीं आया। मैं बकवास कर करके थक गया, लेकिन नहीं, समझते ही नहीं है, समझना चाहते ही नहीं है शायद, कोई भी जवाब नहीं देगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जनवरी 1 2006 को स्पोर्ट्स गुड्स बुक्स, वेरी गुड भाई, एक्सीलेंट मासफा, खुश रहिए। एक क्लास में तो स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह जिसने सही जवाब दे दिया, वेरी गुड मेरा बेटा। हुजैफा नहीं बेटा, बेटा ये कैपिटल फंड कब मालूम कर रहा हूँ, ऐसी बातें ना करो ना प्लीज। कैपिटल फंड कब मालूम कर रहा हूँ ये तो देख लो भाई। कैपिटल फंड मालूम कर रहा हूं ओपनिंग, तो भाई ओपनिंग के बैलेंस लूंगा या एंडिंग? खुदारा है, तो भाई ओपनिंग बैलेंस में ये जनवरी 1 को मेरे पास स्पोर्ट्स गुड्स हैं, बुक्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, इसमें ये सब भी अभी प्लस करने की जरूरत नहीं है। बुक्स, स्पोर्ट्स गुड्स, इन्वेस्टमेंट प्लस नहीं करेंगे अभी, क्यों? मैं ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना चाहता हूं, तो ओपनिंग बैलेंस लूंगा एज इट इज, और जब मैं एंडिंग की बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो उसमें फिर मैं स्पोर्ट्स गुड्स में स्पोर्ट्स गुड्स प्लस करूंगा, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट प्लस करूंगा, बुक्स में बुक प्लस करूंगा। अभी मैं ये तीनों बैलेंस लूंगा, कैश का ओपनिंग बैलेंस लूंगा, और एक और एसेट नजर आ रहा है जो बता नहीं रहे लोग,
बहुत इडियट है, मैंने इतनी मेहनत से पूरी क्लास में समझाया, लेकिन अफसोस की बात कोई जवाब नहीं दे रहा। बड़े अफसोस की बात है, बहुत गुस्सा आ रहा है शदीद, क्या करूं, लेकिन जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 5,000 रुपए, 6 सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 2,000 रुपए। 5 में जो पैसे नहीं मिले थे वो 6 में मिले होंगे, तो वो 6 के साल के पहले दिन थे ओपनिंग, तो वो भी तो ओपनिंग है, रिसीवेबल भी तो हमारा एसेट होता है। आप बोल ही नहीं रहे, मैं क्या करूं, कोई फायदा ही नहीं है इतनी देर मेहनत का। अब आप लेक्चर दोबारा देखना। आखिरी काम की बात बोल रहा हूँ, बहुत जरूरी बात है, गौर से सुन लीजिए। आप तमाम बच्चों के पास मेरा मोबाइल नंबर है, हम सब एक व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं। आप मुझे अपने नंबर से इंडिविजुअल अपनी दिसंबर की पेड स्लिप की कॉपी भेजेंगे, और अपना नाम, अपनी क्लास, अपना सेक्शन और अपना ईमेल एड्रेस उसके साथ होगा, अलग अलग नहीं होगा, दो अलग अलग शक्लों में आएगा। तो मंडे की क्लास में आप मेरे साथ नहीं होंगे। ये मैनेजमेंट की तरफ से डिसीजन है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। नंबर 1, क्या करना है आपने, आपने अगर फीस नहीं सबमिट की है दिसंबर की या नवंबर की भी अब तक सबमिट नहीं की, तो आप नवंबर और दिसंबर की फीस सबमिट करें। और आप मुझे सैटरडे सैटरडे की शाम तक, रात तक, आप मुझे अपनी पेड स्लिप, अपना नाम, सेक्शन, वो स्लिप पे भी लिखा होगा बट आप भी लिख दीजिएगा, नाम, सेक्शन, क्लास कोड और अपना ईमेल एड्रेस, ये मुझे आप भेज दें, ताकि आप मंडे को मेरी क्लास ज्वाइन कर सकें। अगर एक भी बच्चे ने फीस नहीं जमा करवाई है तो हम अपनी क्लास खत्म कर देंगे। जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे। बट अगर एक भी बच्चे ने फीस जमा करवाई हुई है तो फिर क्लास होगी, वो हम डिसाइड कर लेंगे फिर क्या करना है। बट माजरत, बाकी लोग फिर क्लास ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, ये मैनेजमेंट का फैसला है। जैसे अक्सर वो आपको क्लास से बाहर निकाल देते हैं कि आपकी फीस पेड नहीं है, सेम लाइक दिस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो अपनी फीसेस वक्त पे पे करवा देंगे। सैटरडे तक का टाइम है, आराम से आप करवा दीजिए। और अगर आप सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, मुझे अकाउंटिंग की फीस अगर पेड नजर आएगी तो आप क्लास में इन हो जाएंगे, और आप अपने नाम के साथ अपना कोड जरूर लगा के आएंगे। कोड गलत ना लिखिएगा वरना क्लास में इन नहीं हो सकेंगे। जो बच्चा सैटरडे तक मुझे नहीं भेजेगा, मंडे की सुबह भेजेगा, 11, 12, 1 बजे भेजेगा स्लिप के मैंने आज जमा करवाई है, वो मंडे की क्लास नहीं ले सकेगा, बट उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो ट्यूसडे की क्लास लेगा फिर। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं एक एक मिनट में अपडेट करूं चीजें, ठीक है। तो इसलिए आपसे मौदबाना रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पढ़ना है, कंटिन्यू करना है, तो आप फीसेस प्रॉपर तरीके से देख लें। मेरा काम नहीं था ये, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से था, और वो कहने लगे आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो आप बोल दो बच्चों को, इसलिए मैंने आपको बोला। फीस से मेरा ताल्लुक नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन मुझे फॉलो करनी होती है। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह ने चाहा तो मंडे को मुलाकात होगी, बट वो लोग जो मुझे वाउचर भेजेंगे सिर्फ वही क्लास ज्वाइन कर सकेंगे। फी अमान अल्लाह। मुझे इंडिविजुअली भेजना है, मुझे इंडिविजुअली अपने नंबर से भेजना है आपने, राइट। थैंक यू सो मच, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। होमवर्क आपको बता चुका हूँ, अल्लाह हाफिज।